हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज सऊदी वली अहद मोहम्मद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा मुकम्मल हुआ 2 रोज़ा पाकिस्तान का। उसमें जो कुछ हुआ, कुछ चीज़ें तो पहले से तय थी, मसलन 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी, उसकी डिटेल्स भी आ चुकी हैं, जिसमें ज़्यादातर एनर्जी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और टाइमलाइंस भी दी गई हैं कि 1 से 2 साल में कितनी सरमायाकारी होगी उसके बाद भी। और सऊदी जानिब से ये भी कहा गया है कि ये पहला कदम है, इसके बाद भी फर्दर सरमायाकारी हो सकती है। बिगेस्ट टेक अवे मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जो सऊदी अरब की तरफ से ये रज़ामंदी ज़ाहिर की गई है कि 2107 पाकिस्तानियों को जो कि सऊदी जेलों में क़ैद हैं, जो जिनकी तादाद 3000 है, उसमें से 2107 पाकिस्तानियों को फ़ौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। पहले भी वसा साहब ये चीज़ें सिफारती सतह पर एक दूसरे से बातचीत में ये चीज़ें जाती थी, असम्बली में भी क्वेश्चंस होते थे, मगर मेरे ख्याल में इस दफ़ा जो अच्छा हुआ, जिसे मैं मास्टर स्ट्रोक भी कहूँगा, ज़ाहिर है इमरान खान को उस तरह पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने, शायद उन्हें सिफारती मामलात का उतना पता ना हो, जो कि हमारे एडवांटेज में भी क्या कि आप पब्लिकली आकर के एक बात कर दें तो जो दूसरी साइड है उसे कुछ ना कुछ उसमें वो करना पड़ता है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये ऑर्केस्ट्रेटेड हो, पहले से तय हुआ हो और उन्होंने ये कर दिया, मगर नोइंग इमरान खान, तो उन्होंने जिस तरह से पब्लिकली एक बात कर दी, उसके बाद जो सऊदी रिस्पॉन्स आया और उसके बाद आज सुबह फिर फवाद चौधरी जो वज़ीर इत्तलात हैं, उनकी पहले ट्वीट आई कि जनाब जो सऊदी हुकूमत ने कहा है वो फिलफोर छोड़ने के, उन्होंने 2107 लोगों को जो है छोड़ देंगे। उसके बाद जाने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वज़ीर आज़म की और सऊदी वली अहद की, उसमें वज़ीर आज़म ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि बहुत शुक्रिया आपने ये किया, और उन्होंने कहा कि आप मेरे फ़ोन पे इतने सुबह से मैसेजेस, जब से कल रात से बात हुई है, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन लड़ लें तो शायद मेरे से ज़्यादा वोट ले लें। ज़ाहिर है इज़हार तफन्नुन के तौर पर उन्होंने कहा। वो आपने जो शुरू में बात की ना कि सरमायाकारी 21 अरब डॉलर की, एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये जितने भी सरमायाकारी के वादे हुए हैं, कानकनी हो या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो या रिफाइनरी हो या सऊदी मसनूआत के लिए सरमाए का इंतज़ाम हो, ये सब हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मुफाहमती याददाश्तें। मैं इसे आसान ज़बान में यूँ कहूँगा कि अभी माशी तौर पे मंगनी हुई है। जब ये बाज़ाब्ता समझौते की शक्ल इख्तियार करेंगे ये चीज़ें 1-1.5 साल के अरसे में, तब हम समझेंगे कि ये निकाह की दस्तावेज़ है, जिससे कि कोई फरीक बग़ैर किसी ठोस वजह के निकल नहीं सकता, है ना। तो अभी जो है ये MOUs हैं, ये सारे के सारे हैं। डिपेंड करता है कि हालात क्या हैं, मूड क्या है, क़यादत की प्रायोरिटीज़ यही रहती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये तय करेंगी कि अगले 1.5-2 साल में 21 अरब डॉलर की सरमायाकारी बढ़ती है, इतनी ही रहती है, या इसमें से जुज़वी अमल दरामद होता है। MOUs की किस्मत हम पहले भी देख चुके हैं 90s में। आपको याद होगा कि IPPs जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में आई थी, तो लगभग 30 अरब डॉलर के समझौतों के MOU साइन हुए थे, जिसमें हांगकांग के गॉर्डन वू साहब भी थे जो थर कोल से बिजली निकाल रहे थे। 10 अरब डॉलर का उनका था इनपुट, लेकिन एंड में ये हुआ कि 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी IPPs में हो सकी। CPEC का भी यही था कि पहले MOU साइन हुआ, उसके बाद वो उसके बदले। एक जो इम्पॉर्टेंट बात मुझे जो लगी है वो ये है कि जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है दोनों मुल्कों का, उसमें अफ़गानिस्तान का तस्करा है, मुस्लिम उम्मा का तस्करा है, इवन करतारपुर बॉर्डर का भी तस्करा है कि पाकिस्तान ने जो है एक मफाहमती अमल जो है वो दिखाया है वीज़ा भी इंडिया, लेकिन कश्मीर का तस्करा नहीं है। ये बात मैंने ख्याल में उन्होंने वहाँ भी जो जाना है, वहाँ भी जाना है, ज़ाहिर है, अंडरस्टैंडेबल है। फिर उन्होंने वली अहद ने निशान पाकिस्तान जब उन्हें मिला तो उसकी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने बहुत सी बातें की। उसमें से जो 2-3 लाइनें मुझे जो अट्रैक्ट की
वो ये थी कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, इक़्तिसादी मुस्तकबिल, वो रोशन है। 2030 तक पाकिस्तान 2 बड़ी मईशतों का हमसाया होगा। चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत और भारत खित्ते की तीसरी बड़ी मईशत। पाकिस्तानी मईशत को इससे यकीनन ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचेगा। ये सऊदी अरब का विज़न है जनूबी एशिया के बारे में। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान फ़िलहाल इससे एग्री करे, लेकिन बहरहाल जो एक नया विजन उभर रहा है जनूबी एशिया में, सऊदी अरब को उसका एहसास है। लेकिन वजह तो ये भी है ना सर कि अभी जब भारत जाएंगे तो जाहिर है वहाँ पर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो आरामको की है वो तकरीबन जाहिर है। अभी तो वहाँ की तफसीलात भी आएंगी जो कि बड़ी मज़ेदार होंगी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जो कि मुझे थोड़ी सी पाकिस्तानी साइड पे उन्होंने चौक में जो कपड़े धोने की कोशिश की, ये मौका नहीं था। मेरा इशारा है कि रिवायती तौर पे जब इतने बड़े डिग्नेटरीज आते हैं तो हुकूमत और स्टेट का एक मुत्तहदा चेहरा विफाक का कि हमारे अपने इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन आप मेहमान हैं, हम आपके लिए जो हैं एक हैं। बिल्कुल। उसमें होता ये कि रिवायती तौर पे जो अपोजिशन है उसको इस्तकबालिये में या किसी बुनियादी या मरकज़ी तकरीब में रस्मन मदू किया जाता है। ये एक शाइस्तगी की अलामत और रिवायत है। लेकिन चूँकि यहाँ मसला ये है कि खान साहब और उनकी टीम कि जी सारा शो हम ही करेंगे, और उनका ख्याल ये कि अगर अपोजिशन ज़रा सी भी आ गई तो हो सकता है उसको ना कहीं कोई क्रेडिट मिल जाए। ये पता नहीं क्या वजह थी। उन्होंने इस रिवायत से इनहराफ किया। अपोजिशन के किसी लीडर को किसी मरकज़ी तकरीब में मदऊ नहीं किया गया। अगर ये बात इतनी ही अच्छी होती तो फिर सऊदी सफारत खाना ये दावतनामा ना देता सेनेट के चेयरमैन को कि भाई आप जो हैं अपोजिशन और सब मिलके जो है एक वक्त जो है वलीअहद से मिलना चाहें तो मिलें। बीच में आपको याद होगा पहला जो इन्होंने दौरा किया था खशोगी वाक़े से पहले, उस वक्त कोई कमिटमेंट नहीं थी। लेकिन जब खशोगी की किलिंग हुई और पूरी दुनिया ने दबाव बढ़ाया सऊदी अरब के ऊपर, फिर आपने देखा कि उस डेवोस इन द डेजर्ट जो कि उस वक्त कहा था कि 30 अरब, वो तो सब आपने बता तो दिया। वो उसमें से निकले तो मेरे ख्याल में वो तंबू में हम ही थे जो उस वक्त उनकी शादी में जो है खड़े हुए। तो अच्छा, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की अब तक की जो पॉलिसी है मेरे ख्याल में झुकाव नहीं है, बिल्कुल बैलेंसिंग पॉलिसी है। यमन पे जो पिछली हुकूमत ने जो स्टैंड लिया था और उसमें सारे जो इदारे हैं जो काउंट होते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी में, वो सारे एक पेज पे थे। और तब से लेके अब तक जो है हम तने हुए रस्से पे चल रहे हैं, और तने हुए रस्से पे चलना हमारी मजबूरी है, इसलिए कि 4 मुल्कों से हमारी सरहद लगती है। सिवाय चीन के किसी से हमारे ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हैं, लिहाजा ये रास्ता जो है हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इस पे बैलेंसिंग करते हुए चलें, और पाकिस्तान अब तक चल रहा है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये हमने पहले नहीं देखा कि आप बैलेंसिंग एक्ट होते होते आप बहरहाल झुकाव कर लेते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा रस्सा हिलाने की कोशिश की गई, उस पर हम जरा बाद में बात करते हैं। एक वक्फा ले लेते हैं पहले। अब से 5 दिन पहले 14 फरवरी को ईरानी सूबा सीस्तान जो पाकिस्तान से जिसकी सरहद मिलती है, यानी ईरानी बलूचिस्तान, उसका जो शहर है ज़ायदान, उसकी शाहरा पे एक ख़ुदकुश हमला हुआ। बस से एक गाड़ी टकराई, 27 पासदारान हलाक और 13 ज़ख्मी हो गए। जैशुल अदल नामी एक दहशतगर्द गिरोह है, उसने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। पासदारान के जो सरबराह हैं मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी, उन्होंने कहा कि जो सरहद पार पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो ये दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान उनकी पुष्टपनाही कर रहा है। जो ईरान के रूहानी पेशवा हैं अली ख़ामनाई, उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इस हमले के पीछे हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर रफ़त मसूद को तलब किया गया, ईरानी दफ्तर ख़ारजा में एहतजाज किया। मैदी हुनर दोस्त जो इस्लामाबाद में ईरान के सफ़ीर हैं, उन्होंने GHQ में पाकिस्तान की आला फ़ौजी क़यादत से मुलाकात की। ईरानी पार्लियामेंट की जो ख़ारजा अमूर कमेटी के सरबराह हैं नजफ़ी खुसरवी, उन्होंने कहा कि अगरचे दहशतगर्द पाकिस्तानी सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ईरान को
पाकिस्तान की मुश्किलात का भी एहसास है। ज़ाहिर है कि मामलात बिगड़ रहे थे। वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया, हालांकि वो बहुत मसरूफ़ थे, सऊदी वफ़द जो आया हुआ था उस सिलसिले में, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाद ज़रीफ़ जो हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा, उनसे फ़ोन पर रब्ता किया और एक पाकिस्तानी वफ़द, आला सतही वफ़द तेहरान भेजने का फ़ैसला किया ताकि ईरान को बनफ़्से नफीस पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझाया जा सके। आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, एक आप बता चुके हैं, इमरान ख़ान और वली अहद सऊदी अरब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उससे पहले ईरानी अपने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर, उन्होंने भी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ भी ये सवाल जब पूछा गया एक तरफ से कि जी ईरान ने जो ये इल्ज़ाम लगाया है, तो पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने शाह महमूद ने एक रिवायती डिप्लोमेटिक तरीके से, बड़े सलीक़े से जो है वो इस सवाल को संभाला कि जी पाकिस्तानी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं करने का जहाँ तक मामला है, तो पाकिस्तान अपनी सरज़मीन से कोई दहशतगर्द एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ईरान के लिए कोई मसला पैदा नहीं करना चाहते, हम एक दूसरे की इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान सरहदी मामलात में पहले भी ईरान से ताउन करता आ रहा है, आइंदा भी करता रहेगा। उन्होंने फिर एक बाद में इंटरव्यू जो है शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, उसमें दिया कि 7 यरगमाल लोग हैं, पाकिस्तान उन्हें भी छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। से ऑलरेडी छुड़ चुके हैं। ये एक स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव डिप्लोमेटिक जवाब था, इस पे बात वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन मुझे लगता है कि जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं आदिल अल जुबैर, उनकी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के जवाब से मुकम्मल तशफ़ी नहीं हुई, लिहाजा उन्होंने अपने तौर पे जो सऊदी अरब समझता है इस पूरे सिनेरियो को, उन्होंने बयान करने की कोशिश की। देखिए उन्होंने क्या कहा। Iran has been, since the Iranian Revolution of 1979, the chief sponsor of terrorism. Iran established terrorist groups such as Hezbollah in Lebanon and the Houthis in Yemen. Iran has been implicated in terrorist attacks in South America, in Europe, in Saudi Arabia, in other places. Iran has been implicated in smuggling weapons and explosives to terrorist groups. Iran has been implicated in interfering in the affairs of other countries and in providing weapons and training and safe passage for terrorist groups. Iran has been harboring virtually the board of directors of Al-Qaeda, including Osama bin Laden's son, since the events of 9/11. Iran has been facilitating the transport of terrorists across its territory, and so the last country in the world to accuse others of supporting terrorism is Iran. यानी लुब्बे-लुबाब ये है कि ईरान जो है वो बज़ात ख़ुद एक सबसे बड़ा दहशतगर्द है। वो किस मुंह से किसी और पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा सकता है। हालांकि सऊदी अरब बीच में नहीं था, ये पाकिस्तान ईरान का मामला था। जनूबी अमेरिका, यूरोप और सऊदी अरब में ईरान ने जो है दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की हैं। वो असले बारूद की दहशतगर्द गिरोहों को स्मगलिंग में मुलव्वस है। उसने लबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूसियों को शह दे रखी है। उसामा बिन लादेन के बेटे समेत अलकायदा के दहशतगर्दों को भी ईरान ने पनाह दी। मतलब पूरी एक जो चार्जशीट जो है स्टैंडर्ड उन्होंने बनाई हुई है, स्टैंडर्ड नहीं, बहुत ही सख्त है। अच्छा, अब अगर ये वो रियाज में बैठ के ये चार्जशीट देते तो ज़ाहिर है एक नॉर्मल बात थी, जो ताल्लुकात की नौयत है ईरान और सऊदी अरब के। लेकिन इस्लामाबाद में बैठ के आप मेहमान हैं और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि पाकिस्तान की नज़ाकतें क्या क्या हैं इस खित्ते में और ईरान से उसके ताल्लुकात की नौयत क्या है, तो ज़ाहिर है कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के, उनके लिए ऑब्वियसली परेशानी की बात थी। लेकिन मसला ये है कि क्या किया जा सकता था उस वक्त। हाँ, ज़ाहिर है कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब मसला ये है कि अगर मेहमान मालदार हो और मेज़बान सफ़ेद पोश हो, तो फिर मेहमानदारी का तकाज़ा यही है कि चुप ही रहा जाए, और शाह महमूद ने यही किया है। अब होगा ये कि ईरान शायद रिएक्ट करेगा इस बयान पे, और पाकिस्तान को डैमेज कंट्रोल के लिए उनको एक्स्ट्रा ब्रीफिंग भी देनी पड़ेगी कि क्या पस मंज़र। लेकिन देखें, 2 चीज़ें इसमें बहुत अच्छी बात की वज़ीर ख़ारजा ने शाहज़ेब के शो में। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ हमारा मसला जो है वो एक और है, वो हमारे बरादराना रिलेशन हैं। उन्होंने कहा जवाद ज़रीफ़ से जब बात की, उन्होंने भी वो चीज़ नहीं कही जो कि सामने आ रही है। ठीक है, आपको याद होगा कि 14 अगस्त को
इस 14 अगस्त को ईरान में पाकिस्तानी झंडे लगे, सारा कुछ वो हुआ, तो एक ये लग रहा था कि ठीक है, हाँ। वो सब ठीक है, ये तो सब जाहिर है कि उन्होंने कहा। जहाँ तक देशुल अदल की बात है ना, मैं कुछ नहीं, हाँ। मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, लेकिन मसला मैं स्पेसिफिकली ये कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद में आज जो हुआ, हाँ। बल्कि जो अल जज़ीरा है उस पर मैं खबर भी पढ़ रहा था कि ये इतनी सख्त चार्जशीट थी जो कि पाकिस्तान ज़ाहिर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो जो स्टेट टेलीविज़न है बकौल अल जज़ीरा के, उसने इस सवाल के जवाब जब दे रहे थे सऊदी वज़ीर ख़ारजा, तो अपनी आवाज़ म्यूट कर दी, और जब उन्होंने इस जवाब मुकम्मल कर लिया तो उसके बाद फिर वो बाकी जो है, मतलब इतनी ये सीरियस बात थी। तो अब ये जो इस तरह के जो चैलेंजेस अचानक आ जाते हैं ना, वो बड़े अजीब व गरीब होते हैं। आपको याद होगा कि जो ईरानी सदर आए थे इस्लामाबाद में, और वहाँ क्या वाक़या हुआ था कि उन्होंने कोई बात की खलगोशन के वाक़े के बाद से, और उस पे जो है हल्ला मच गया था, और उस पे जो है अब मेरे ख्याल ISPR की तरफ से ट्वीट आया था कि जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जी प्रोटोकॉल का तकाजा ये है कि अगर एक प्रेसिडेंट बात कर रहा है और अब आपके ख्याल में गलत भी है, तो बाद में किसी और चैनल से आप कह सकते हैं। तो आज का जो है सब अच्छा जा रहा था, बेहतरीन है। पाकिस्तान के सऊदी अरब से जो ताल्लुकात हैं, ज़ाहिर है उनकी अपनी अहमियत है, हमारे जो ईरान से ताल्लुकात हैं उनकी अपनी अहमियत है, लेकिन इस तरह के जो मौके आते हैं उसमें सिचुएशन बाज़ औक़ात इतनी एम्बैरेसिंग हो जाती है कि इवन जो तजर्बेकार लोग हैं उनकी भी समझ में नहीं आता कि किस तरह हैंडल किया। और वही बात है कि सबको इस बात का तो अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर हम तने हुए रास्ते पे चल रहे हैं तो आप उस रास्ता हिलाए नहीं, उसको कोई ना कोई तो हिलाएगा, कोई ना कोई हिलाएगा। लेकिन ये कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा, मेरे ख्याल में तो ये जो उनका बयान था वो इंटरनेशनली ज़्यादा वो उसके लिए होगा, और ज़ाहिर है आपको पता नहीं, आई नो यहाँ नहीं होना, आई नो सर, वो डिप्लोमेसी में जितने माशाल्लाह है जज्बाती है ना, तो वो उन्हें भी तो अपना कुछ कुछ दिखाना था ना, वापस उन्होंने भी जाना है और शाबाश लेनी है कि भाईजान कोई आपका भाई ने जो है ना बोल तो दिया ना, देखो ना ज़रा ये। तो वो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में। जो शाह महमूद कुरैशी ने बाद में इंटरव्यू दिया, बड़ी तफसील से उन्हें एक्सप्लेन किया, हालांकि उस वक्त उन्होंने मुरव्वत दिखाई, उन्होंने कहा रीजनली जो हमारे व्यूज़ हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं और ये वो करके, लेकिन ये पाकिस्तान ईरान से ज़्यादा ये मशरिक़ वस्ता के अंदर जो रस्साकशी चल रही है, नहीं अब वही ख़तरा है ना कि जब आप एक से एक आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है और दूसरा भी करता है, तो हर एक की कोशिश होती है कि आपका झुकाव उस तरफ हो। तो यहाँ बड़ा सख्त मरहला आ जाता है कि आदमी किसका कितना साथ दे और किसको कब रोके कि यार ये बात कम से कम हमारे सामने मत करो, समझा करो साथी हमारी पोजीशन को। लेकिन सर 21 बिलियन अगर आ रहे हो ना, तो वहाँ पे समझाना मुश्किल होता है। आई एम ग्लैड कि उसके बाद जो इंटरव्यूज आए उसमें उन्होंने पैसिफाई किया और कहा कि भाई, और मेरा ख्याल है ईरान को भी इसका समझ में आ जाएगी बात कि किस पस मंजर में ये बात हुई है। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और अब कुछ जिक्र मकबूजा कश्मीर के ज़िले पुलवामा का, जहां आज भी एक झड़प हुई और जिसमें 3 कश्मीरी शहीद और 4 भारतीय फ़ौजी जो हैं वो मारे गए हैं। आपको पता है कि गुज़िश्ता जुमेरात को जब पुलवामा में रिज़र्व फोर्स के ऊपर एक खुदकुश हमला हुआ जिसमें 44 भारतीय फ़ौजी हलाक हुए, उसके बाद से जो भारत का जंगी जनून है या जो बौखलाहट है वो बिल्कुल अपने उरूज पर है। उमूमन ये होता था, जो हमने पठानकोट के बाद भी देखा, उड़ी के बाद भी देखा, मोदी जब भारतीय वज़ीर आज़म यहाँ आए थे वो साहब, तो उसके बाद कम से कम एटलीस्ट एक राब्ता ज़रूर होता था कि जनाब ये हुआ है, हम थोड़ा सा जो है इंतज़ार करते हैं कि आप क्या करेंगे। ठीक है, उन्होंने पाक के सफ़ीर को वहाँ बुलाया, लेकिन उससे पहले ही 6 घंटे बाद ये तय कर लिया कि पाकिस्तान ने कराया है, और फिर जो है वहाँ गदर मच गया और भारतीय मीडिया जो है बस पाकिस्तान का अभी हमला करो और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करना, हम लाहौर ले लेंगे, हम ये कर देंगे, और जनाब एक से बढ़कर एक। फिर अगर बीच में कोई भी थोड़े से लोगों ने कहा कि जनाब ये कश्मीर, थोड़े से लोगों को अभी छोड़ दें। हाँ, मुझे तो सबसे बड़ा दुख पता है क्या है? क्या? मैंने सोचा था कि ये जो अभी जुमेरात आ रहा है ना, इस पे मैं फिल्म देखूंगा टोटल धम्माल। हाँ। तो अब टोटल धम्माल तो नहीं आ रही, वो वहाँ उनके प्रोड्यूसर ने कह दिया कि जी चूंकि वहाँ पुलवामा में हमला हो गया है, लिहाजा सर हर बंदा वहाँ पर जो है फनकारों के दौरों पे पाबंदी लग गई है,
जावेद अख्तर और शबाना आज़मी तो पहले ही माजरत कर चुके हैं, उन्हें अभी आना था। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वापस ले लिया गया। पहली कौन सी तिजारत होती थी जो उससे क्या है? अच्छा, PSL की आपकी फेवरेट की जो कवरेज है वो IMG रिलायंस ने करना था, उन्होंने भी जो है वापस ले लिया है। जो इंडियन एम्बेसडर हैं अजय बिसारिया, उनको दिल्ली वापस बुला लिया गया है। और आज जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं सोहेल महमूद, उनको सलाह मशवरे के नाम पे इस्लामाबाद वापस बुला लिया गया है। अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू जो है हस्बे मामूल, उनकी भी शामत आ गई। उन्होंने यही कहा था कि भाई ये जो दहशतगर्द, अच्छा हमारे यहाँ ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, लेकिन वहाँ ये भी कबूल नहीं की जाती कि ये जो दहशतगर्द है ना इसका कोई मज़हब होता है ना कौम होती है, ये दहशतगर्द है किसी एक इंडिविजुअल या ग्रुप का पूरे मुल्क को या उसको जिम्मेदार करार देना जो है। तो जाहिर है कि सिद्धू साहब, सोनी टीवी ने उनसे कहा कि आप तो निकल लेना कपिल शो से, वरना हमारा चैनल ना जला दें कहीं। अच्छा, और फिर जो है कश्मीरी जो हैं वो स्केप गोट जम्मू में उनकी अमलाक को नजर आतिश किया गया है। और बाकी जो हिंदुस्तान के सूबे हैं वहाँ भी उनको हर तरह से हिरासा करने की कोशिश की जा रही है। जो बरकत दत्त हैं, सहाफ़ी जो हैं, जिसने भी ज़रा सी बात की तो बरकत दत्त ही क्यों ना, बरकत दत्त ने ट्वीट्स किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि डियर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड राजनाथ सिंह जो कि वज़ीर दिफा भी है, वज़ीर दाखिला सॉरी, उन्होंने कहा कि जी मैं ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मेरे जो आपके दाएं बाजू के सारे धड़े हैं वो मुझे स्टॉक भी कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, गालियां भी दे रहे हैं और खौफजदा भी कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि कम से कम ये जो कॉल्स, और उन्होंने व्हाट्सएप और वो दूसरी कॉल्स का पूरा अपना वो दे दिया कि जनाब ये टाउन थाने से आई है, कोई सुनील सक्सेना साहब है, कोई MP से होर है, कोई दोरा जी है और दरोगा जी, जिसमें उन्होंने दबा करके बेसिकली उनको धमकियां, बदतमीजी, धमकियां, बदतमीजी से ज्यादा अब्यूज, मतलब टोटल तुम तो, और वो जो स्टैंडर्ड लाइन होती है ना, तुम तो अच्छा बरकत दत्त वो है जब करगिल की वार हो रही थी 99 की, तो सबसे ज़्यादा जो जिसने दबंग किस्म की रिपोर्टिंग की थी इंडियन मीडिया के लिए, हीरोइन बन गई थी ना इंडियन मीडिया की, और उस पर फिर बाद में जो है रानी मुखर्जी ने एक फिल्म में बरकत दत्त का किरदार भी अदा किया था। और अब ये है कि तुम गद्दार हो, फलाना हो। अच्छा ये, अच्छा वहाँ मसला, अच्छी बात है कि सवालात भी मुसलसल उठ रहे हैं, कम लोग हैं लेकिन सवालात उठा रहे हैं। मसलन एक और सहाफ़ी हैं सागरिका घोष, खासी मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने आज कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं कि जी ये जो 250 किलोग्राम से ज़ायद वज़न का धमाका खेज़ मवाद था जो पुलवामा में फटा, ये मुल्क की जो सबसे ज़्यादा गार्डेड महफूज शाहरा है जम्मू श्रीनगर रोड, बिल्कुल उस तक पहुंचा कैसे? अच्छा, इस तरह की कार्रवाई के लिए महीनों की मनसूबाबंदी दरकार होती है। इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ सो रही थीं, उनके पास वेग इन्फॉर्मेशन क्यों थी, वो पिन पॉइंट को छोड़ें लेकिन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं जमा कर सकें। फिर उन्होंने सवाल उठाया कि सिविलियन गाड़ियाँ आमतौर पे ऐसी शाहराहों पे उस वक्त तो बतौर ख़ास चेक की जाती हैं जब कोई कॉन्वॉय गुजर रहा हो, फौजी कॉन्वॉय। ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक 9 उम्र लड़का 78 जो फौजी गाड़ियां हैं उनके काफिले में कभी आगे कभी पीछे अपनी गाड़ी लेके घूम रहा है और कोई उसे चेक करने वाला नहीं था। फिर ये रीज़न बताई जा रही है कि ख़राब मौसम की वजह से जो है शायद हमसे कोई चूक हो गई, हम देख नहीं पाए। तो फिर ऐसे मौसम में 2500 फौजियों को काफिले की सूरत में ले जाने की क्या ज़रूरत थी? आप उन्हें रोक भी सकते थे। अच्छा, ये तो सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों का काम है कीड़े निकालना। नॉर्दर्न कमांड के साबिक सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल DS हुदा। बिल्कुल। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनसे पूछा कि जनाब आप क्या कहेंगे इस पुलवामा के वाक़े के बारे में। उन्होंने कहा जी बात यह है कि 300 किलोग्राम से ज़ायद जो बारूद है ये सरहद पार से लाना तो इम्पॉसिबल है। शायद ये जम्मू श्रीनगर शाहराह को चौड़ा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बारूद का चुराया गया होगा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि आम तौर से 1000 का काफ़िला होता है, फ़ौजियों का काफ़िला जो स्टैंडर्ड कॉन्वॉय होता है। यहाँ 2500 जो फ़ौजी हैं उनको लाया जा रहा था,
लिहाजा जिसको पता नहीं चलना चाहिए उसे भी पता चल गया होगा कि ओहो हो क्या आ रहा है। तो अब जाहिर है रेडीमेड, तो उसमें ये वो सवालात हैं जिनकी जो वहाँ उठाए जा रहे हैं। एक और सवाल भी उठाया जा रहा है, वो जो फारूक अब्दुल्ला से लेके और जो आम भारतीय सहाफ़ी है वो तक उठा रहा है कि भाई ये तो ठीक है कि ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ वहाँ हो रही हैं और भारतीय फ़ौजी मारे जा रहे हैं, लेकिन ज़रा इस पे भी ध्यान दे लें कि ख़ुद कश्मीरियों के साथ ऐसा हम क्या सलूक कर रहे हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है कि वहाँ धड़ाधड़ ये इस तरह के खुदकुश जो है तैयार हो रहे हैं। पहली दफ़ा मतलब खुदकुश होना कश्मीर की रिवायत नहीं है, वही वहाँ अटैक्स होते हैं, फायरिंग होती है, लेकिन ये जो खुदकुशी का ट्रेंड है ये ऐसा क्यों है? दो मिसाल, आदिल अहमद डार जिसने ये हमला किया, ये पिछले 6 माह से गायब था। एक दिन क्या हुआ कि पुलिस ने इसे रोका। पुलिस को शुबा था कि ये पथराव करने वाले लड़कों में शामिल था। पुलिस ने इस पे को थप्पड़ मारे, स्टूडेंट था ये, थप्पड़ मारे और नाक से लकीरें निकलवाई। बिल्कुल। उसके बाद वो गायब हो गया और उसके बाद वो जाहिर है ज़हनी तौर पे वो बारूद बन गया, यानी उसकी सेल्फ को आपने मजरू किया। इसी तरह बुरहान वानी, एक सिंपल स्टूडेंट, 15 साल का बच्चा, 2010 में वो अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पे आ रहा है। पुलिस ने उसे रोका और उससे कहा कि जी ये तुम अपने पैसों से ये सिगरेटें लाओ और चाय वाय बनवा के लाओ। उन्होंने कहा जी हम नहीं, हमें जल्दी जाना है। उन्होंने उसे उतार के दोनों को मारा। बुरहान वानी गायब हो गया और उसके बाद जो है वो शहीद हुआ और उसके नतीजे में आज 3 साल से वो आग लगी हुई है। तो इतनी मामूली से जो बात होती है कि इज्जत नफ्स को जब आप कुचलते हैं तो आदमी फिर मौत के खौफ से तो निकल जाता है। तो अच्छा, बाकी एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे कि बैकग्राउंड जो कश्मीर में जो लावा पक रहा है उसका क्या बैकग्राउंड है इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। जाहिर है कि अगले 3 मई में मोस्ट प्रॉब्ली लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं इंडिया में। तो अब ये जो कश्मीर, पाकिस्तान, ये सारा ये सियासी जमातों के लिए भी एक रॉ मटेरियल है। बीजेपी अपने तौर पे इसे इस्तेमाल करेगी लोगों के जज्बात उभारने के लिए। हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस वगैरह वो ये कहेंगे कि देखें साहब ये एक दफ़ा फिर नाकाम हो गए, वो फिर थप्पड़ मार गए और इनसे कुछ नहीं हो सका सिवाय बातों के। तो दोनों के लिए ये मुद्दा जो है बड़ा आला है। एक दो सिर्फ आपको बताऊं, मोदी ने एक स्टेटमेंट दी 2 रोज़ कबल। उन्होंने कहा जी आसाम के बारे में, उन्होंने कहा आसाम में भी आपको पता है चल रहा है और वहाँ पर भी फ़ौजियों को मारा जाता है। तो उन्होंने कहा हम आसाम को एक और कश्मीर नहीं बनने देंगे। ठीक है। और आज तो उन्होंने खैर कह ही दिया कि बिल्कुल बातचीत का टाइम खत्म हो गया। अब जाहिर है कि अगर फर्ज करेंगे मोदी की जगह कोई भी हो तो वोटरों को भी तो कुछ देना है ना, मुंह दिखाना है। आप हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते। तो राजस्थान में फ़ज़ाई मशक़ें हो गई, 187 तैयारों ने हिस्सा ले लिया, उसका फुटेज बड़ा आला बन गया पाकिस्तानी सरहद से थोड़े फासले पे। अच्छा, फिर ये है कि जो टीवी चैनलों में बैठे हुए हैं मेरे आपके भाई, वो कह रहे हैं इस दफ़ा सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, खुल के हमला करना पड़ेगा। हालांकि पहली सर्जिकल स्ट्राइक का भी कोई जो है पहले कहाँ शूट हुई थी ये भी नहीं पता है, अभी तक उस पर सवालात उठ रहे हैं। अच्छा, इक़्तिसादी जंग हो सकती है, जैसे होती है वो होगी, हो रही है। खुफिया कार्रवाइयाँ एक दूसरे के खिलाफ वो बढ़ सकती हैं, पहले भी बढ़ रही हैं, अब भी हैं, मज़ीद बढ़ जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स पे जो है एक दूसरे दंगल पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है, आइंदा भी होता रहेगा। एक दूसरे के जो है चौक में कपड़े धोते रहेंगे। लेकिन क्या वाकई प्रैक्टिकली इस बात का इम्कान है कि जंग होगी? मैं आपको याद दिलाऊं कि उड़ी पे जब हमला हुआ था सितंबर 2017 में, तो उस वक्त भी यही था कि जी ये 19 फौजी जो मारे गए हैं और इनका बदला ये है। तो उसके नतीजे में क्या हुआ था? सर्जिकल स्ट्राइक। और वो पहले तो 6 महीने सारे के सारे मोदी से कहते रहे कि भाई जनाब दिखा दो दें कुछ। अच्छा, फिर उन्होंने दिखा दिया था। अच्छा, फिर पठानकोट पे हमला हुआ, बिल्कुल उस पर कुछ नहीं हुआ। फिर आपको पता है मुंबई का जो हमला हुआ था नवंबर 2008 में, जिसमें 150 लोग हलाक हुए थे, वहाँ अगर जंग होनी होती उस वक्त हो जाती। या पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था
2000 में 13 दिसंबर 2001 को लोकसभा पे हमला हुआ, वाजपेयी वजीर आजम थे। 2 दिन बाद 15 दिसंबर को डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑर्डर जारी कर दिए बॉर्डर कि फौज मूव कर जाए बॉर्डर की तरफ। अच्छा, उस वक्त सबको पता था कि बस अब ये जगह होने जा रही है, आई बॉल टू आई बॉल रहा। न्यूक्लियर पावर बन चुके थे ज़ाहिर है 2 साल पहले। 1.5 बरस तक 18 महीने तक पंजाब से लेके गुजरात तक का जो बॉर्डर है उस पे दोनों इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी जो हैं वो यूं एक दूसरे को देखते रहे। इस 1.5 बरस में गोली से तो एक फौजी नहीं मरा, लेकिन 1000 से ज़ायद जो भारतीय फौजी हैं मौसम और हादसात और एक्सीडेंट्स की वजह से जो है वो डिप्लॉयमेंट के दौरान वो हलाक हुए। 8000 करोड़ रुपए खर्च हुए डिप्लॉयमेंट और उन्हें वापस ले जाने पे, और नतीजा क्या हुआ कि 2 साल बाद फिर आगरा में मुशर्रफ और वाजपेयी जो है वो बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे। उसके बाद ये एक्सरसाइज आज तक चल रही है, ढाक के 3 पात ये हो रहा है। तो अब जहाँ तक इंटरनेशनल मामला है, चाइना पाकिस्तान के साथ जाहिर है, और अगर सिक्योरिटी काउंसिल में डिबेट तो हो सकती है, लेकिन जब करारदाद आएगी तो मोस्ट लाइकली चाइना का जो वीटो पावर है दूसरा ये है। अच्छा, अमेरिका का रवैया जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा दिलचस्प रवैया है। अब तक अगर अफ़गानिस्तान में अमेरिका के सींग ना फंसे हुए होते और पाकिस्तान की ज़रूरत उस तरह से ना होती जिस तरह से अब है तालिबान को खींचने के लिए, सऊदी वली अहद दिल्ली पहुंचने वाले हैं 3-4 दिन बाद, तो हो सकता है कि पाकिस्तान से तो बात करने के मूड में नहीं है इंडियंस, तो वली अहद उन्हें समझा पाएँ कि भाई मेरी क्या फील है, मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, और पाकिस्तानी जो है बेसिकली क्या चाह रहे हैं। ज़ाहिर है वो लाइल तो नहीं होंगे, उन्हें भी बताया तो होगा ना पाकिस्तानियों ने। तो इस तरह के जो बैकडोर डिप्लोमेसी वगैरह है, जो जिस तरह वो चक्कर चलता रहेगा। जो वहाँ पर इस वक्त यूफोरिया है ना, जो पागलपन है, मतलब जिस तरह नहीं, वो तो यार पब्लिक कंजम्पशन के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए। देखें, एक चीज़ उसमें आई है ना जो बाद में इनको कश्मीर में मजीद सहना पड़ेगी कि टेररिज्म हैज़ मजहब, मतलब इस तरह के हैशटैग चला के और मीडिया के ऊपर के जी ये तो मुसलमान ही करते हैं और ये कर, तो ये और एंगर और गुस्सा फैलेगा। इलेक्शन दौर में वोट लेने के लिए सब कमीनगियां जायज़, इतनी सी बात है। हाँ, उसमें कोई उसूल नहीं होते, कोई ये नहीं होता कि इसके आइंदा रिपरकशंस क्या होंगे। फिलहाल चाहिए वोट, बेसिकली हर एक को चाहिए। लेकिन आज मोदी ने कहा तो है कि बस अब बात नहीं होगी, लेकिन वो आलमी बरादरी जो है अब उसको कुछ करना पड़ेगा। फेयर एनफ, फेयर एनफ, गुड एनफ, अगर इसी पे गुजारा हो रहा है हो जाए। और आलमी बरादरी मेरे ख्याल में थोड़ा सा बीच में पड़ के चीजें, जैसे आपने सऊदी वली अहद का कहा, चले ठीक, आज अगर तू मुझे पकड़ ना लेता ना तो मैं तो इसकी ऐसी तैसी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, आज कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।